बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। आज हम इस वीडियो के अंदर बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 4 का बी, ठीक है, 4th बी है जो हमारा पेपर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड द सब्जेक्ट, उसका यूनिट नंबर 1 का एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ द एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, मीनिंग देखेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे एंड जो भी नेचर है हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन का उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो एकेडमिक डिसिप्लिन होता क्या है आपके पास, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जब भी आप क्या करते हो, आप हायर स्टडी के लिए जाते हो जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, ठीक है, या पीएचडी वगैरह करते हो आप, तो उसको हम क्या कहते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन करते हैं। जब भी आप एकेडमिक डिसिप्लिन यानी पीएचडी वगैरह करते हो तो आप उस सब्जेक्ट में क्या हो जाते हो, माहिर हो जाते हो, आप स्पेशलिटी आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चों को क्लियर नहीं होता कि एकेडमिक डिसिप्लिन होता क्या है, तो वो क्या करते हैं अपने मन से एग्ज़ाम के अंदर क्या करते हैं कि जो स्कूलों में डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है उसी के बारे में क्या करते हैं, वो लिखे आते हैं, लेकिन वो नहीं होता। ठीक है, एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है कि जब आप हायर स्टडी के लिए किसी यूनिवर्सिटी या वगैरह में, ठीक है, स्टडी करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन कहते हैं। आई होप शायद से आप समझ गए होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल इस तरीके से आपको करके आना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका मीनिंग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या कह रखा है आपसे, अध्ययन क्षेत्र एक नए ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया को संगठित करने के लिए एक तकनीकी अवधारणा बन गई है। तो एकेडमिक जो डिसिप्लिन है, जब भी आप क्या करते हो, कोई भी आपका अगर आपको न्यू नॉलेज आपको क्या करनी है, गेन करनी है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एकेडमिक डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा। तो क्या कर रखा है कि अध्ययन क्षेत्र नए ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया को संगठित करने के लिए क्या बन चुकी है, एक टेक्निक बन चुकी है। प्राय अध्ययन क्षेत्रों को कठिन विषयों के रूप में पहचाना जाता है। हर कोई कहता है कि भाई पीएचडी करना बहुत हार्ड है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप क्या करते हो, हायर स्टडी के लिए जाते हो, तो बोलते भी हैं कई लोग बाग कि जो आप एकेडमिक डिसिप्लिन होता है या पीएचडी वगैरह करते हो तो क्या होता है कि काफ़ी आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से क्या है कि जो अध्ययन क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं कि एक कठिन विषयों के रूप में पहचाना जाता है, रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, डीपली आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आता है शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन क्षेत्रों को विशिष्ट और कठिन वैज्ञानिक प्रशिक्षण के रूप में क्या समझा जाता है। तो क्या कह रखा है कि एजुकेशन के फील्ड में जब आप एकेडमिक डिसिप्लिन करते हो यानी एकेडमिक डिसिप्लिन यानी हायर स्टडी करते हो, तो जाहिर सी बात है कि उस सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाते हो आप विशिष्ट उद्देश्य के रूप में। मान लीजिए कि अगर आपको क्या करना है, आपको जैसे कि साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो क्या अगर साइकोलॉजिस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस फील्ड के अंदर आपको पीएचडी वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपको क्या होगी, उसकी डीप नॉलेज होगी। नेक्स्ट है आता है आपके पास मीनिंग। तो मीनिंग में क्या कहा है आपसे, शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं, जो कि क्या कर रखा है, लैटिन भाषा के डिसिपुलस जिसका अर्थ होता है विषय या विद्यार्थी, और डिसिप्लिनिया से बना है जिसका अर्थ होता है शिक्षण या अध्ययन। तो जाहिर सी बात है कि जो डिसिप्लिन आपके पास, डिसिप्लिन जो सब वर्ड है वो आपका 2 वर्ड से बना है आपके पास, डिसी प्लस का मतलब होता है विद्यार्थी। जो विद्यार्थी होता है क्या करता है कि हायर स्टडी के लिए अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है किसी विशेष क्षेत्र में अध्ययन करना, वह उस क्षेत्र में अध्ययन कर ज्ञान में प्रवीणता लाना, वह विशिष्ट क्षेत्र संबंधित ज्ञान का संगठन करना है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप क्या करते हो, अध्ययन एकेडमिक डिसिप्लिन या अध्ययन क्षेत्र में क्या किया जाता है, उस क्षेत्र में अध्ययन कर ज्ञान में क्या लाया जाती है, प्रवीणता लाई जाती है। पीएचडी वगैरह करने के लिए जाते हो तो जाहिर सी बात है कि आपके ज्ञान में क्या होगा, आपका प्रवीणता आएगी, और विशेष क्षेत्र से संबंधित क्या होगा आपके पास उस क्षेत्र में, यानी कि जो स्पेसिफिक जो आपके पास क्या होगा, फील्ड होगा, उसमें क्या होगा, आपके पास जो ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, उसका क्या किया जाएगा, संगठन। मतलब कि आप उस चीज़ के, उस फील्ड के आप क्या बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं वो आपका एमबीबीएस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक फील्ड में एमबीबीएस करते हैं, ठीक है, मास्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए हैं, जैसे कि आपका मानव विज्ञान है और अंतरिक्ष विज्ञान है, ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा है। ठीक है, अब हम परिभाषा को देखेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, नोट्स ही हैं ये मेरे, सबसे पहले परिचय को लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद मीनिंग, क्योंकि 16 मार्क्स में आपको क्या करना होता है, काफ़ी कुछ लिखना होता है।
नेक्स्ट है परिभाषा। परिभाषा में क्या है, प्रत्येक अध्ययन विषय में क्या होता है, गत्यात्मकता पाई जाती है। भाई जितने भी आपके क्या होते हैं, आपके पास अध्ययन क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है, गत्यात्मकता पाई जाती है। अतः कोई भी विषय क्या होता है कि पूर्णतः स्थिर नहीं होता। आप देखते हो कि नॉलेज क्या है आपके पास, इंसान चाहे बूढ़ा हो जाए लेकिन फिर भी क्या होता है कि नॉलेज क्या है कि उसकी बिल्कुल स्टैटिक्स नहीं है, क्या है कि आपकी स्थिर नहीं है, वो गत्यात्मक है, डायनामिक है। इसमें क्या है, नवीन ज्ञान का समावेश होता है और इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। अतः विभिन्न विद्वानों ने अध्ययन क्षेत्रों की परिभाषा क्या की है, निम्न प्रकार से दी है। अब हम परिभाषा को देखते हैं। ग्लोसबे के अनुसार ज्ञान व सीखने की एक शाखा है जो कि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है या जिस पर शोध किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब नॉलेज है या फिर हम लर्निंग है, वो क्या कर रखा है कि एकेडमिक डिसिप्लिन एक शाखा है जो क्या करते हैं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों स्तर पर क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, स्टडी की जाती है और रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंथनी बिगलेन के अनुसार शैक्षणिक विषय या अध्ययन का क्षेत्र ज्ञान की एक शाखा है जो कि उच्च शिक्षा के एक भाग के रूप में पढ़ाई जाती है जिसका अनुसंधान भी किया जाता है। तो जाहिर सी बात है क्या कर रखा है, शैक्षणिक विषयों का विषय या जो अध्ययन क्षेत्र एकेडमिक डिसिप्लिन है वो ज्ञान की एक क्या ब्रांच है जो कि उस शिक्षा के एक भाग के रूप में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डेफिनेशंस मैंने क्लियर कर दिए हैं। अतः उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या करके अकादमी अनुशासन या शैक्षणिक अनुशासन ज्ञान का एक उपखंड है जिसमें तथ्यों का शोध कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाता है। ठीक है, जो भी रिसर्च वगैरह की जाती है, जब आप हायर स्टडी के लिए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन। अकादमिक विषयों से जुड़े व्यक्तियों को आमतौर पर विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। इट मीन्स यानी जो कि एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर क्या कर स्टडी कर रहा होगा, जाहिर सी बात है कि वो उस सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, स्पेशलाइज बन जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं कि उसको इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर को देख लेते हैं। ठीक है, तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एकेडमिक डिसिप्लिन। तो क्या क्या नेचर है हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन के। ठीक है, तो आप क्या है कि देखो इस तरीके से आपको क्या है कि पॉइंट आपको बना के आने हैं। तो बीएड के अंदर आप जितने ज़्यादा पॉइंट बनाओगे आप उतने नंबर आपके अच्छे आएंगे। तो नेक्स्ट देखिए क्या कर रखा है, सबसे पहले सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण का आधार है। आधार का मतलब क्या कर रखा है कि जो आपके पास एकेडमिक डिसिप्लिन होता है उसमें क्या किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेगा, विश्व में केवल सूचना ज्ञान का समूह ही नहीं होता बल्कि क्या होता है, सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण का एक विशिष्ट आधार भी होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या विषय कुछ आधारभूत परिकल्पनाएं भी होती हैं। जो भी आपके क्या होते हैं सब्जेक्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस ज्ञान का समूहीकरण उन्हीं कल्पनाओं के आधार परिधियों में किया जाता है। मतलब कि आप क्या करोगे, जो प्रत्येक विषय होते हैं उनमें क्या करते हैं, आधारभूत हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाएं बनाते हैं और ज्ञान का समूहीकरण करते हैं और उन्हीं कल्पनाओं को क्या करते हैं, परिधियों के साथ साथ क्या परिधियों में किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक विषयों के विशेष क्या होते हैं, उपागम होते हैं, उपकरण होते हैं एवं विधियाँ होती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब आप क्या करते हो, हायर स्टडी के लिए जाते हो तो हर सब्जेक्ट में जिस की आप क्या करते हो, स्टडी कर रहे हो आप हायर सब्जेक्ट की, उसके क्या होंगे, अलग अप्रोचेस होंगी, अलग आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे, उपकरण होंगे और अलग अलग विधियाँ होंगी। मीन्स अगर मान लीजिए कि अगर आप MBBS करने के लिए गए हो आप, तो जाहिर सी बात है उसकी अप्रोच अलग होंगी MBBS करने के लिए। ठीक है, उसके क्या इंस्ट्रूमेंट अलग होंगे और उनकी जो आपकी क्या होंगे मेथड्स होंगे MBBS करने के, वो भी आपके क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं MBBS करने के लिए गए, आप कोई भी आप मास्टरी किसी भी फील्ड के अंदर मास्टरी करने गए तो हर मास्टरी करने के लिए अप्रोचेस अलग होंगी, उनके सब्जेक्ट अलग होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर यही लिखा है, आप बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में नवीन ज्ञान का समावेश होता है। तो जाहिर सी बात है कि अब क्या है कि डे बाय डे आपके पास क्या है कि आपका कि जो ज्ञान है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होता है कि आपका चेंज होता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि विश्व में क्या किया जा रहा है, नवीन ज्ञान का समावेश किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटी सी बुक है, जैसे कि मान लीजिए कि इस बुक का साइज आज ये है। ठीक है, अगर मैं अगले साल अगर इसी बुक को दोबारा परचेज करूँगा तो आई थिंक ये साइज से इस बुक का साइज़ और भी बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स जो भी नई नई
क्वेश्चन वगैरह आते हैं क्या होते हैं वो उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या कर रखा है, विश्व में नवीन ज्ञान का समावेश होता है। आज मान लीजिए कि कोई भी आपकी बुक है, आज वो बुक आज इतनी मोटी है, ठीक है, और मान लीजिए कि अगले साल देखेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। तो इट मीन्स उसमें क्या होता है कि नया ज्ञान क्या हो गया, समावेश हो गया। तो यही कह रखा है इस पॉइंट्स के अंदर कि विश्व में कोई स्थिरता नहीं होती है, उसमें सदैव क्या होता है, नवीन ज्ञान का समावेश होता रहता है तथा उसमें निरंतरता बदलाव आते रहते हैं। नेक्स्ट है मूल्य विशिष्ट चिंतन क्षेत्र है। तो क्या कर रखा है कि जो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन होता है उसमें क्या किया जाता है कि आपके पास विशिष्ट, यानी कि आपके पास कोई स्पेसिफिक जो फील्ड होता है उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, हम चिंतन करते हैं। ठीक है, तो विषयों का क्या होता है, अपना मूल्य तथा विशिष्ट चिंतन क्षेत्र होता है, और कुछ विषय को क्या होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में संबंधित चिंतन रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ में क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, चिंतन, यानी ठीक है, क्रिटिकली थिंकिंग का क्या होता है, फील्ड होता है। तो कुछ में क्या होता है, हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र होता है, जो कि कुछ आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित भी चिंतन रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप जिस फील्ड में एकेडमिक डिसिप्लिन कर रहे हो आप, तो जाहिर सी बात है कि जो चिंतन का क्षेत्र भी होगा वो भी क्या होगा, आपका अलग अलग होगा। नेक्स्ट है मान्य संरचनाएं। विश्व की मान्य संरचनाएं होती हैं, उनकी परिधि उसी संरचना से संबंधित होती है। तो जाहिर सी बात है कि मान्य संरचनाओं में क्या किया जाता है कि आप कोई भी एकेडमिक डिसिप्लिन कर रहे हो आप, या किसी फील्ड में अगर आप क्या कर रहे हो, रिसर्च वगैरह कर रहे हो आप, या फिर किसी सब्जेक्ट में आप स्पेसिफाइड होना चाह रहे हो आप, तो जाहिर सी बात है उसकी एक क्या होती है, संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, और उसी को फॉलो करके आप क्या करोगे, आप उस फील्ड के अंदर आप स्पेशलाइज्ड हासिल कर पाओगे। तो क्या करके विश्व की मान्य संरचना होती है और उसी परिधि की संरचना से संबंधित होती है। इतिहास एवं परंपराएं। इतिहास एवं परंपराओं का क्या कर रखा है, विश्व का अपना इतिहास एवं परंपराएं होती हैं तथा उनकी संरचना करने और उनके नियमों के निर्धारण के लिए क्या उत्तरदायी होती हैं। तो एकेडमी जो डिसिप्लिन होता है, हर एकेडमिक डिसिप्लिन का क्या होता है, इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है, और क्या होती है कि उनकी परंपराएं होती हैं, और उन्हीं को फॉलो करके क्या किया जाता है, हमें एकेडमिक डिसिप्लिन को के अंदर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं हम। पॉइंट नंबर 7 है पाठ्यक्रम। अब एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर जब भी आप क्या करोगे, आप हायर स्टडी के लिए जाओगे तो हर मतलब कि फील्ड का क्या होगा, अलग से क्या होगा, कैरिकुलम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर आप एमबीबीएस करने के लिए गए हो आप, ठीक है, तो वहाँ का जो आपका सिलेबस होगा वो आपका अलग होगा। ठीक है, कॉमर्स के अंदर अगर आप क्या है कि पीएचडी करने के लिए गए हो तो जाहिर सी बात है कि उसका कैरिकुलम आपका अलग होगा। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर, अगर आप साइकोलॉजी के अंदर आप पीएचडी करने के लिए गए हो तो जाहिर सी बात है कि उसका कैरिकुलम जो होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। तो एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर क्या होता है कि जितने भी विषय होते हैं उनका क्या होता है, जो पाठ्यक्रम होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो क्या कर रखा है कि और कहीं ना कहीं उनका पाठ्यक्रम भी होता ही है, विषयों का अपना क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, तथा उसमें नवीन ज्ञान को क्या किया जाता है, समाहित करने से संबंध में कुछ निश्चित नियम भी होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास कैरिकुलम, और कैरिकुलम के अंदर अगर हम नई नॉलेज को हम क्या करते हैं, डालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होंगे, कुछ नियम वगैरह होंगे। विभिन्न विषयों को, ये पाठ्यक्रम को विभिन्न विभिन्न होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न जो आपके पास फील्ड होंगे, सब्जेक्ट के लिए अगर आप स्टडी करने के लिए जा रहे हो तो जाहिर सी बात है उनके भी क्या होंगे, विभिन्न विभिन्न होंगे। उनमें सभी प्रकार का क्या होगा, ज्ञान समाहित होता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, अध्ययन सामग्री तथा अनुशासन विधियाँ। अब क्या कर रखा है कि जो आप हायर स्टडी के लिए, आप स्टडी करने के लिए जाते हो तो जो आपकी मटेरियल होगा और अनुसंधान जो विधियाँ होंगी वो भी क्या होंगी, आपकी अलग अलग होंगी। और जाहिर सी बात है कि जब आप एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर हायर स्टडी के लिए आप जाते हो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ आप हर फील्ड की क्या होती हैं, अलग अलग अनुसाधन विधियाँ होती हैं। विषय की क्या करके अपनी अध्ययन सामग्री तथा अनुशासन विधियाँ भी क्या होती हैं, विधियाँ होती हैं, और जो कि उनके विषयों से क्या होती है, विभिन्न विभिन्न होती हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एकेडमिक डिसिप्लिन। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसिप्लिन क्या की एकेडमिक डिसिप्लिन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आपके पास, जैसे कि आपका वोटर है, वोटर को वोटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वोटर आपका कलरलेस होता है, शेपलेस होता है, टेस्टलेस होता है, तभी हम क्या कहते हैं कि हाँ जी ये क्या है, वोटर है। तो इसी तरीके से कि एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ जी ये क्या एकेडमिक डिसिप्लिन है।
ठीक है, मीनिंग आपको पता ही है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रखा है कि विशेष ज्ञान का संग्रह। तो जाहिर सी बात है कि मैंने पहले बता दिया कि जब आप हायर स्टडी के लिए पीएचडी वगैरह करते हो तो जाहिर सी बात है उस फील्ड में आप क्या बन जाते हो, आप स्पेशलाइज्ड बन जाते हो, आप उसके क्या मतलब विशेषज्ञ बन जाते हो, आप उस फील्ड की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो जाहिर सी बात है एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर हमें क्या मिलेगा, विशेष ज्ञान का संग्रह मिलेगा। उस फील्ड के अंदर आप क्या हो गए, आप स्पेसिफाइड हो गए आप, ठीक है, स्पेशलाइज हो गए, ठीक है। अध्ययन क्षेत्रों का विशेष ज्ञान संग्रह होता है जिसका संबंध रिसर्च उद्देश्यों से होता है, जो उनमें संबंधित होता है वह ज्ञान किसी दूसरे अध्ययन विषय में नहीं होता। नेक्स्ट है सिद्धांत व अवधारणाएं। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर सिद्धांत होंगे और क्या होंगे, अवधारणाएं होंगी, अजम्पशन होंगे, तभी आप क्या कर पाओगे, अध्ययन क्षेत्र के अंदर हाई स्टडी कर पाओगे। हर फील्ड की, हर विषय की, हर सब्जेक्ट की क्या होती है, अलग अलग सिद्धांत होते हैं और अलग अलग क्या होती हैं, अजम्पशन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विशिष्ट शब्दावली होती है। विशेष शब्दावली क्या करेगा आपके पास कि हर फील्ड में जब आप एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर अगर किसी फील्ड के अंदर कोई भी आप क्या करते हो, रिसर्च वगैरह करते हो, तो जाहिर सी बात है कि हर फील्ड की लैंग्वेज आपको क्या मिलेगी, आपको अलग मिलेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप डॉक्टरी लाइन में अगर आप हाई स्टडी के लिए आप जाते हो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की उनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, उस सब्जेक्ट की उनकी क्या होगी, लैंग्वेज आपको अलग मिलेगी। तो अध्ययन क्षेत्रों की अपनी क्या होती है, विशिष्ट शब्दावली होती है या तकनीकी भाषा होती है जो उन अध्ययन विषयों में हुई रिसर्च के अनुसार क्या होती है, समाहित होती है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का विकास। प्रभावी क्या क्या रखा है आपके पास कि विषयों के आधार पर ही प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का क्या होता है, जन्म होता है। विभिन्न विषयों में शिक्षक के द्वारा किया जाता है, शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है जो कि क्या होती है, क्रमबद्ध और सुसंगठित रूप में होती हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या पॉइंट डाला, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का विकास। तो प्रभावी शिक्षण अधिगम का मतलब क्या कह है कि अगर आप एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर किसी सब्जेक्ट के अंदर का मास्टरी करने के लिए जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो टीचिंग होगा आपके पास वो क्या करेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर क्या है आपके पास, पॉइंट नंबर 5 है व्यापक अधिगम। व्यापक अधिगम का मतलब क्या है आपके पास, जिस फील्ड के अंदर आप, ठीक है, मास्टरी करने के लिए जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो लर्निंग पीरियड होगा वो आपका क्या होगा, काफ़ी वाइड होगा। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको जब तक डीप नॉलेज नहीं हो जाती तब तक हम उसे क्या कहेंगे, मास्टरी नहीं कहेंगे। तो ये सब किसके अंदर किया जाता है, आपके पास एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है उपयोगी ज्ञान का अर्जन। उपयोगी ज्ञान का अर्जन का मतलब क्या रखा है, जब एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर आप किसी फील्ड के अंदर जो भी आप मास्टरी करना चाहते हो आप, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा वो आपके लिए क्या होगा, आपका उपयोगी ज्ञान होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर अगर मान लीजिए कि एमबीबीएस करने के लिए गया है तो जाहिर सी बात है एमबीबीएस के अंदर जो उसे वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उसके लिए क्या होगा, आपके पास इंपॉर्टेंट होगा, यूज़फुल होगा, ठीक है, जो नॉलेज होगी, ठीक है। तो विषयों के ज्ञान के माध्यम से छात्रों को उपयोगी ज्ञान की जानकारी क्या की जाती है, प्राप्त होती है, ठीक है। जो भी विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनके माध्यम से क्या होती है, उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि विषयों के ज्ञान का प्रमुख आधार उपयोग में वृद्धि करना होता है। तो जो आपको नॉलेज होगी वो क्या होगा, आपके पास उपयोगी ज्ञान में क्या होगा, वृद्धि होगी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 समन्वित अधिगम। समन्वित अधिगम का मतलब क्या क्या रखा है कि जब भी आप मास्टरी करने के लिए जाओगे तो जो आपके अदर सब्जेक्ट होंगे वो आपके क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरलेट होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इंजीनियर है, इंजीनियर को अगर इंजीनियर करने के लिए आप गए हो, ठीक है, और वहाँ पर आप इंजीनियरिंग फील्ड में आप पीएचडी करना चाहते हो तो वहाँ पर अगर आप क्या फिजिक्स को पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट आपका मैथ का भी क्या करें, इंटरलेट होगा। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है आपके पास समन्वित अधिगम, कि आपको एक सब्जेक्ट के साथ साथ आपको दूसरे सब्जेक्ट की वो क्या मिलने को, सीखने को मिलेगा। तो विषयों के अंतर्गत प्रत्येक विषय का संबंध दूसरे विषयों से होता है। तो जाहिर सी बात है एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से क्या होता है, इंटरलेट होता है, तथा एक संकाय का संबंध दूसरे संकाय से होता है। नेक्स्ट है स्वाध्याय की प्रवृत्तियों का विकास। जब आप क्या करते हो एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर, आप किसी फील्ड के अंदर अगर आप मास्टरी करने के लिए जा रहे हो तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी करने की क्या होगा, प्रवृत्तियों का विकास होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये।
नेक्स्ट है विशेष रिसर्च विधियाँ। विशेष रिसर्च विधियों का मतलब क्या है कि जिस फील्ड के अंदर आप मास्टरी करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आप क्या करोगे, हर फील्ड के आप रिसर्च नहीं करोगे, बल्कि जो आपका फील्ड है, आप जिस सब्जेक्ट के अंदर आप मास्टरी करने के लिए जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसी फील्ड में क्या करोगे, आप रिसर्च करोगे आप। तो विशिष्ट रिसर्च विधियाँ होती हैं, ठीक है। अध्ययन क्षेत्र की विशिष्ट क्या रिसर्च विधियाँ होती हैं जो कि अपनी रिसर्च आवश्यकताओं के अनुसार क्या होती हैं, विकसित होती हैं और उनके लिए क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, क्रियाओं पर आधारित। तो क्या है, जो अध्ययन क्षेत्र होता है वो एक ऐसी शिक्षा है जो कि क्रियाओं पर आधारित होती है। क्रियाओं पर आधारित होने का मतलब क्या है, आपके पास एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप बैठे बैठे आप रिसर्च कर रहे हो। रिसर्च करने के लिए आपको फील्ड के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर क्या करोगे, आप क्रियाओं पर आधारित होगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकेडमिक डिसिप्लिन कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट नंबर 11 है छात्रों का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है आपके पास कि एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर बच्चों में क्या होता है, मानसिक विकास होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी आप हाई स्टडी के अंदर या किसी फील्ड के अंदर आप मास्टरी करने के लिए जाते हो, जो आपका माइंड है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। हर चीज़ को आप क्या करते हो, बारीकी से देखते हो, आप डीपली देखते हो आप, ठीक है। तो इस क्रिया में छात्रों को स्वयं से कुछ नई वस्तुओं का क्या होता है, सर्जन होता है। सर्जन करने के लिए क्या क्या है, प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे छात्रों का क्या होता है, सृजनात्मक विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सरल एवं स्वाभाविक अधिगम। सरल एवं स्वाभाविक अधिगम का मतलब क्या है, आपके पास जो भी जब भी आप क्या करोगे हाई स्टडी के अंदर, ठीक है, या किसी फील्ड के अंदर आप जब मास्टरी करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, आपके पास बिल्कुल नॉर्मली आप क्या करोगे, माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना देके आप नॉर्मली स्टडी करोगे, नॉर्मल लर्निंग करोगे, ठीक है। रटोगे नहीं, किसी भी चीज़ को क्या करोगे, समझोगे। तो क्या कह विश्व के ज्ञान के अंतर्गत अधिगम गतिविधियों में क्रमबद्धता का समावेश होता है, जैसे कि प्राथमिक स्तर पर परियोजनाएं एवं प्रयोग विधि से तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों को व्याख्यान विधि से अधिगम का क्या किया जाता है, अधिगम कराया जाता है, ठीक है। व्याख्यान विधि का मतलब क्या कर रखा है कि भाई जब आप हाई स्टडी के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या किया जाता है, लेक्चर दिए जाते हैं, ठीक है। नोटबुकें नहीं बनवाई जाती है आपकी जैसे स्कूलों में बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, विषयों के अध्ययन में सरलता। अब क्या कर रखा है कि जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल आपके क्या होंगे, बिल्कुल सिंपल होंगे, ठीक है। वो क्रिटिकली नहीं होंगे जो आपको समझ में ही नहीं आए, ठीक है। अब समझ में क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आपका माइंड क्या होगा, आपके पास बिल्कुल डेवलप हो चुका होगा, ठीक है। तो क्या कर रखा है, छात्रों के समक्ष जब एक अनुशासित व्यवस्था के आधार पर जब विषय प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनको पढ़ने में क्या होती है, सरलता होती है। सिस्टमेटिक तरीके से जब आप बच्चों के सामने या किसी भी सब्जेक्ट को रखोगे तो जाहिर सी बात है कि विषयों में क्या आएगी, सरलता आएगी। नेक्स्ट है संतुलित ज्ञान का सर्जन एवं शिक्षण। तो क्या किया जाता है, संतुलित यानी बैलेंस, जो नॉलेज होती है उसका क्या करते हैं, गेन करते हैं स्टूडेंट, और क्या करते हैं, शिक्षण, ठीक है। विधियों के आधार पर ही क्या किया जाता है, जो हमारे विषय होते हैं विषयों के आधार पर ही क्या किया जाता है, संतुलित ज्ञान का अर्जन किया जाता है, ठीक है। जो भी आपके क्या होंगे सब्जेक्ट वगैरह होंगे उन्हीं को बेस बना के क्या किया जाता है, बच्चों को स्टडी करवाई जाती है, ठीक है। अब लास्ट में जैसे ही आप क्या करोगे, जब आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिसिप्लिन एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसिप्लिन, तो आपको ये सब पॉइंट लिखने हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको कंक्लूजन ज़रूरी है, ठीक है। कंक्लूजन दोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो मार्क्स वगैरह होंगे वो आपके काफ़ी बूस्ट करेंगे, ठीक है, बीएड के अंदर। तो क्या है, शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र की अवधारणाओं में निश्चित रूप से ऊपर वर्णित अध्ययन क्षेत्रों के तत्व शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि अध्ययन क्षेत्रों में क्या क्या रखा है, जितने भी मैंने पढ़ा दिए ऊपर वर्णित क्या है कि तत्व शामिल किया गया है। साथ ही एक नए ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया को संगठित करने के लिए एक तकनीकी अवधारणा भी बन गई है। अध्ययन क्षेत्रों को कठिन विषयों के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को अध्ययन क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। अध्ययन क्षेत्र केवल तथ्यों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि उससे अधिक कुछ है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इस वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक को लेकर, ठीक है। थैंक यू।